जय जितेंद्र सादरी मुमुक्षु, जय जितेंद्र प्यारे बच्चों। संडे की इस कक्षा जय जितेंद्र फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हो कि हमारा विशेष स्वाध्याय जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला पे होता है। अभी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। 6 द्रव्य में सबसे विशेष द्रव्य है जीव। जीव द्रव्य के अनंत गुण, उसमें हम जीव द्रव्य की पर्याय, उसकी विशेषता और किस प्रकार से पर्याय का बंधारण है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हम आमंत्रण देते हैं आज के हमारे टीचर नयन भाई शाह फ्रॉम हैदराबाद। उनका स्वागत करते हैं। नयन भाई, जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र। चलिए आज का विषय हम प्रारंभ करें, उससे पूर्व मंगलाचरण कर रहे हैं। हम आज पर्याय का स्वरूप जानेंगे। पर्याय के स्वरूप में भी विशेष रूप से व्यंजन पर्याय की हम चर्चा करेंगे। हम मंगलाचरण लेते हैं। पहले गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। यह मंगलाचरण आचार्य देवसेन विरचित आलाप पद्धति से लिया गया है। आलाप पद्धति बहुत ही छोटा ग्रंथ है, जिसमें 228 सूत्र और 10 गाथाएं हैं और 15 अधिकार में डिवाइड किया गया है, जिसमें मूल सिद्धांतों को बताया गया है और बहुत ही है ना, बहुत ही शॉर्ट में और संक्षिप्त में चर्चा की गई है। यहाँ पर मंगलाचरण में किनको नमस्कार किया गया है? भगवान श्री महावीर को नमस्कार किया गया है ना। अंतिम पंक्ति के लास्ट सेकेंड भाग, नत्वा वीरम जिनेश्वरम। नत्वा माने नमस्कार, वीरम माने महावीर को। नत्वा वीरम जिनेश्वरम, हम नमस्कार करते हैं वीर जिनेश्वर को, महावीर भगवान को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर मंगल के रूप में भगवान महावीर को नमस्कार किया। तो बाकी के पंक्तियों में क्या लिखा गया है? तो बाकी के पंक्तियों में आचार्य श्री कहते हैं कि मैं इस शास्त्र में क्या कहूंगा, इस शास्त्र में जो वस्तु जो सिद्धांत हैं, उन किन सिद्धांतों पे हम चर्चा करेंगे, उसकी बात करते हैं। गुणानां विस्तरम वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायानां। क्या कहते हैं कि गुणों की चर्चा करूंगा मैं गुणों के तथा स्वभाव का तथा पर्यायों का, इन तीनों विषयों को मैं विशेष रूप से समझाऊंगा। गुणों को, स्वभाव का और पर्यायों को। तो इन तीनों को, तो तात्पर्य क्या है? कि तात्पर्य यह है कि द्रव्य गुण पर्यायों की चर्चा करूंगा। मैं यहाँ पर भगवान महावीर को नमस्कार करके मंगल पूर्वक द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा इस शास्त्र में करूंगा। इस मंगलाचरण को लेने का कारण यह था कि यह आलाप पद्धति प्राय अपने ध्यान में नहीं आती कि यह शास्त्र भी है। आलाप पद्धति का नाम है, आलाप पद्धति शब्द है ना, आलाप पद्धति मतलब बोलचाल की रीत। अगर हम उसको हिंदी में अर्थ करेंगे ना, तो बोलचाल की रीत। आलाप माने बोलना, पद्धति माने बोलने की रीति। तो बोलने की रीति, तो आचार्य देव ने सरल भाषा में द्रव्य गुण पर्यायों को समझाया है। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में देवसेन आचार्य ने इस शास्त्र में समझाया है, और हमें भी इस शास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ से हमने मंगलाचरण लिया। ख्याल में आया? मंगलाचरण में भगवान महावीर को याद किया, प्लस यह भी कहा कि मैं इस शास्त्र द्वारा द्रव्य गुण पर्यायों की चर्चा करूंगा। तो ये रहा हमारा मंगलाचरण। अब हम विषय पर चलते हैं। हमारा विषय है पर्याय। तो क्या कहा सेकेंड स्लाइड में, आप क्या बता रहे हैं? विश्व। भाई हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? फिर से विश्व से ही करते हैं। कि हमने पहले विश्व का स्वरूप जाना कि विश्व किसे कहते हैं। तो कहा 6 द्रव्यों के समूहों को विश्व कहते हैं। लास्ट कक्षा में सभी टीचरों ने, या इससे पूर्व के कक्षाओं में भी रिवीजन तो करवाई था कि द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ अभी प्रश्नोत्तर नहीं लेते, विषय बहुत बड़ा है। तो हम यहाँ पर संक्षिप्त में समझते हैं कि विश्व किससे बना है, कि द्रव्यों के समूहों से विश्व बना है। तो वो द्रव्य कितने प्रकार के हैं? तो कहा 6।
बहुत बढ़िया, हमने इसका समझा भी। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब हमने पूर्व की कक्षाओं में इस विषय को हमने समझा। अब उसके बाद हमने क्या समझा कि उसके बाद हमने गुणों के बारे में समझा कि प्रत्येक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों की हमने चर्चा की। अनंत गुणों की चर्चा की तो क्या, हाँ, अनंत गुणों की चर्चा की कि पहले तो हमने 6 सामान्य गुण और उसके विशेष गुण, और वैसे ही उसी प्रकार से अनंत रूप से भी हमने इसको समझा, ख्याल में है ना। तो क्या कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, हमने उनकी चर्चा की। वो गुण होते क्या हैं? तो कहा कि गुण किसे कहना कि जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में हो और संपूर्ण अवस्था में हो, कि हर टाइम और हर प्लेस जो पाया जाए वो गुण हो गया। कि गुण वो होता है क्वालिटी, कि द्रव्य को पहचानने की क्वालिटी क्या, तो गुण। क्वालिटी इज इक्वल टू गुण। चलिए, इसके बारे में हमने संक्षिप्त में नहीं, बहुत विस्तार से चर्चा की है 6 सामान्य और विशेष गुणों की। एक एक द्रव्य, एक एक गुण को हमने 3 क्लासों में समझाया है, तो इस बारे में तो हमें ख्याल होगा ही, ध्यान होगा ही। अब हम चर्चा करते हैं पर्याय की। अब आते हैं पर्याय। तो पर्याय किसे कहना? प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण और उन गुणों की अनंत पर्याय होती हैं। क्या कहा कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण और उन अनंत गुणों की अनंत पर्याय होती हैं। एक गुण की एक पर्याय। तो एक द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत। तो कितने पर्याय हो जाएंगी? अनंत पर्याय हो जाएंगी। तो प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण और अनंत गुणों की अनंत पर्यायों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। गुण जो होता है वो तो सर्वभाग और सर्व हालत माने एवरी टाइम होता है, तो पर्याय भी तो होगी उसी प्रकार से। तो उसकी चर्चा अलग से क्यों की? पर्याय के प्रत्येक द्रव्य के गुणों जो होते हैं, हमने गुण को जान लिया तो द्रव्य जान लिया, तो पर्याय की चर्चा क्यों करते हैं? क्यों इतना इतना आवश्यक क्यों पड़ गया कि पर्याय को लेके आना पड़ा? तो आगे के हम पढ़ते हैं परिभाषाओं में कि पर्याय किसे कहते हैं। जब पर्याय किसे कहेंगे पता पड़ेगा तो ध्यान में आएगा कि पर्याय क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पर्यायों के परिभाषा को जानेंगे तो ध्यान में आएगा कि पर्याय किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसमन्तादय पर्याय। यहाँ पर हमने संस्कृत के परिभाषाओं को क्यों लिया? क्योंकि मूल शास्त्रों के द्वारा ही हम पठन पाठन कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर कुछ भी हमारा नहीं है। हमने जो आचार्य जो हमारे हो चुके हैं उनकी ही परिभाषाओं को लेकर हम इसका अर्थघटन करते हैं। ध्यान में आया? इसीलिए उनका रेफरेंस भी लेना जरूरी है। तो क्या कहते हैं? परिसमन्तादयः पर्यायः। अर्थ क्या है इसका? कि जो सर्व और से भेद को प्राप्त करे सो पर्याय। यह राजवार्तिक ग्रंथ से लिया गया है। क्या कहते हैं यहाँ पर? कि जो सर्व और से भेद को प्राप्त हो। भेद माने डिवीजन, जिसको समझने के लिए हम डिवीजन समझते हैं ना, मतलब कोई वस्तु को हमें समझना है तो हम उसे क्या करते हैं? डिवाइड करके समझते हैं। एक साथ में वस्तु ध्यान में नहीं आती है तो हम उसे क्या करते हैं? ब्रेक करके समझते हैं, पार्ट्स में करके। तो वो पार्ट्स को क्या कहेंगे? तो कहते हैं पर्याय। कि जो सर्व और से भेद को प्राप्त हो, डिवीजन को प्राप्त हो, उसे पर्याय कहते हैं। फिर क्या कहते हैं दूसरी परिभाषा में? स्वभाव विभाव रूपतया याति परयति परिणमति। तो पर्याय क्या कहते हैं? कि जो स्वभाव विभाव रूप से सदैव परिणमन करती रहती है। क्या कहा? स्वभाव रूप भी परिणमन करे और विभाव रूप भी परिणमन करे। कैसा? कि हमेशा सदैव परिणमन करती रहती है, वह पर्याय है। हाँ, ये इसी ग्रंथ जो मंगलाचरण किया ना आलाप पद्धति, इसी ग्रंथ से लिया गया है, और नेक्स्ट वाली परिभाषा भी उसी ग्रंथ से लिया गया है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जो द्रव्य है ना, द्रव्य में जो अनंत गुण है, वो गुण स्वभाव रूप से भी परिणमन करते हैं और विभाव रूप से भी परिणमन करते हैं। तो स्वभाव और विभाव रूप से परिणमन करने वाले गुणों को पर्याय कहते हैं। समझ में आया? क्या कहा? कि जो स्वभाव और विभाव रूप से सदैव परिणमन करें, बदलती रहे,
उसे कहते हैं पर्याय। फिर नेक्स्ट परिभाषा में क्या कहा, गुण विकारः पर्यायः। गुण विकारः पर्याय, गुण के विकार को पर्याय कहते हैं। क्या कहा, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। विकार माने क्या, हम विकार माने गलत समझते हैं, गंदा होगा, विकार होगा। विकार माने परिणमन। विकार माने क्या हो गया कि परिणमन, बदलते रहना, चेंज होते रहना, उसका नाम विकार है। तो क्या कहा, देखो है ना, नेक्स्ट लाइन में लिखा है ना, अर्थ के नीचे, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं, ये तो उसका अर्थ हुआ। अब वो विकार माने क्या, तो कहते हैं परिणाम, अर्थात परिणमन को विकार करते हैं। पलटते रहना, परिणमन माने बदलते रहना, परिणमन माने बदलते रहना, चेंज होते रहना, उसका नाम विकार है। अब ये परिणमन क्या हुआ, तो परिणमन क्या कहा कि परिणमन माने गुणों की अवस्था। फिर क्या कहा कि गुणों में विकार होता है माने परिणमन होता है, और परिणमन क्या, तो परिणमन माने गुणों की अवस्था। समझ में आया, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। विकार माने परिणमन, परिणमन माने बदलते रहना। तो परिणमन माने क्या कि गुणों के अवस्था को, गुणों के हालत, गुणों के कंडीशन, हालत बोलो, कंडीशन बोलो, व्यवस्था बोलो, उस समय कैसा है वो बोलो, मतलब अवस्था, हालत, तो उसका नाम पर्याय है। तो क्या कहा, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि गुणों के प्रति समय होने वाले अवस्था का नाम पर्याय है। इस परिभाषा का तात्पर्य क्या हुआ, तो कहते हैं द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों की प्रति समय होने वाली अवस्था का नाम पर्याय है। अवस्था माने हालत, बदलते रहना। जैसे कि बहुत सारे गुण हैं, उसमें ले लें हम ज्ञान गुण लें या कोई और अन्य गुण ले, तो वो गुण रूप बदलते रहना। देखो द्रव्य हुआ जीव, गुण हुआ ज्ञान, पर्याय क्या हुई कि गुण का कार्य, गुण का कार्य, गुण का परिणमन, वो उसकी पर्याय। तो क्या हुआ कि जानना रूप, अब अभी क्या कर रहे हो, जान रहे हो, तो जानना हुई पर्याय। जाना किसने, वो जानने वाली पर्याय कहां से आई, तो वो ज्ञान गुण से आई। वो ज्ञान गुण कहां था, तो कहा जीव में था। ध्यान में आया, सभी को ध्यान में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं कि एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, और प्रत्येक गुण के परिणमन को, कार्य को, इसके कहेंगे वर्क को हम पर्याय कहते हैं। ख्याल में आया सभी को, किसी को यहाँ पर कोई डाउट है, इतना तो ख्याल में आ गया, ध्यान में आया सभी के कि पर्याय क्या होती है, कि पर्याय माने कार्य, द्रव्य के कार्य कहो या गुण का कार्य कहो, उसे हम पर्याय कहते हैं। अवस्था नाम कार्य। चलिए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हम क्लास में हैं, हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हम क्लास कर रहे हैं। तो आपको कहीं डाउट आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। किसी का हैंड रेज किया हो तो हम देखते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पर्याय के पर्यायवाची लिए सिनोनिम्स प्रश्न। अभी पर्याय के पर्यायवाची सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स माने क्या कि अलग अलग नाम। ये क्यों लिया, क्योंकि शास्त्र में पर्याय के बहुत सारे भेद बताए और बहुत सारे अर्थ बताए अलग अलग जगह पर। तो उनको सबको इकट्ठा करके हमने एक जगह लिख दिया। क्या कहा कि पर्याय माने अंश है, भाग है। हार, हार माने वो ज्वेल वाला हार नहीं, हार माने क्या मालूम है, वो पर्याय है ना, वो प्रत्येक समय होती है। तो उन एक समय को लाइन से होने को हार कहते हैं, क्रम से। जैसे हार में मोती होता है ना, मोती, जैसे हम वो माला फेरते हैं ना, भगवान की माला फेरते हैं ना, 108 मालाएं मोती वाली, तो वो कंटिन्यूस चलती है ना, ऐसे हम करते हैं जाप जाप करते समय। तो एक एक मोती एक के बाद 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 कैसे आता है हार की तरह। तो वैसे ही पर्याय भी एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती है कंटिन्यूअसली, कोई स्टॉपेज नहीं है बीच में। तो इसीलिए वहां पर भी उसको हार कहा। विधा, विधा माने कला, मतलब गुणों के कला, गुणों के कार्य, कला, उसके गुण जो काम करते हैं उसको हम कला कहते हैं। जैसे कि हमें कोई कला होती है तो हम उसे दिखाते हैं, जैसे कोई कोई डांस में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, तो ऐसे विधा हो गया। प्रकार माने भेद, फिर भेद माने भेद, दोनों एक ही है, प्रकार भी कहो या भेद कहो। फिर छेद कहो, भंग कहो,
ये भंग शब्द है ना, ये वास्तव में ये न्याय प्रकरण में चलते हैं। न्यायों के विषय में जब प्रमाण और न्याय की चर्चा आती है तब क्या जाता है भंग। अवस्था माने हालत, परिणाम, परिणमन, विकार, दशा, हालत, विशेष आदि, ये सब एक जैसे पर्यायवाची शब्द हैं। जब जहां जिस प्रकार का जो अर्थ करना हो उस प्रकार के ये सब शब्द यूज किए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। हमने एक फोटो दिया है, कोई बता सकता है यह क्या है? क्वेश्चन मार्क है। जो भी हैंड रेज करेगा उनसे पूछा जाएगा ये चित्र जो दिया गया है ये क्या है? हाँ, एक ने हाथ खड़ा किया है। वो मैंगो है, मैंगो। बहुत बढ़िया, यस, किसी को पता है कि मैंगो है ना? आपने खाया मैंगो? है ना, कैसा होता है? बहुत मीठा होता है ना। हम पूरा साल भर वेट करते हैं मैंगो के लिए, नहीं कि भाई कब मैंगोज आएंगे, कब हमारी छुट्टियां होगी, हम कब मीठे मीठे आम खाएंगे, है ना। साल में तो 2 महीने ही मिलते हैं हमें आम तो। चलिए हम विषय पे आते हैं। तो क्या हुआ उसका उसका आंसर क्या हुआ? बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने बेटा, थैंक यू। ये है आम, मैंगो, जो हर बार समर सीजन में आते हैं और जैसे ही हमारे एग्जाम खत्म होते हैं और आम के हम आनंद लेते हैं, बहुत मीठे स्वादिष्ट होते हैं। यह आम है। आपको कैसे पता पड़ा कि ये आम है? हमने कैसे जाना है कि ये आम है? क्योंकि हमने देखा है, सुना है, उसका हमने खाया भी है, हमने उसका स्वाद भी लिया है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि वो आम को हमने कैसे पहचाना, हमने उस आम को किस प्रकार से पहचाना, और इसी प्रकार से हम सब वस्तुओं को पहचानते हैं। तो क्या लिया कि हमारा विषय चल रहा है पर्याय, बरोबर है। तो पर्याय के द्वारा हमने गुणों को जाना और गुण के द्वारा हमने द्रव्य का निर्धारण किया या द्रव्य हमने निश्चित किया। फिर से समझना बेटा, पर्याय पर्याय जो कार्य है गुणों का, पर्याय से हमने गुण को निश्चित किया माने डिसाइड किया कि ये पर्याय होगी तो ये गुण होगा, और गुण होगा तो वो होगा, क्या होगा कि उस गुण जिसमें पाया जाएगा वो द्रव्य होगा। ध्यान में आ रहा है? जैसे हमने लिखा लाल पीला हरा, तो ये लाल पीला हरा क्या है? कलर्स। क्या है? कलर्स, है ना। तो ये कलर्स को हमने कोई वस्तु में कलर दिखा है, जैसे हमने मैंगो रखा हो और मैंगो में हमने कलर देखे, तो कलर देखे तो उसमें क्या दिखा? हाँ, कि कलर देखते ही, कलर है, शेप है, इसको देखते ही हमें क्या लगता है? ये क्या होना चाहिए? ये मैंगो होना चाहिए। पर मैंगो डिसाइड करने से पहले हमने क्या कहा, क्या देखा? कि पहले उसका कलर देखा। इसमें हमने एग्जाम्पल में तो कलर लिया है, बाकी आप इसमें और भी ले सकते हैं। सुगंध है, हम सूंघ के देखते हैं ना आम को, हाँ, तो कौन सी सुगंध आई कि भाई केसर केरी वाली सुगंध है कि हाफूस वाली सुगंध है, या बेमिसाल है, या कोई रसाल है। बहुत सारी प्रजातियां होती है ना आम की, तो उसको सूंघ कर भी देखते हैं, साइज से पता करते हैं कि किस प्रकार की होगी। दशहरी होती है एकदम छोटी सी होती है, एकदम छोटी छोटी, एकदम इतनी सी, है ना। और जो रसाल होती है इतनी बड़ी बड़ी होती है। तो क्या होता है कि हमने साइज, शेप और कलर, टेस्ट, रंग, वर्ण, रंग माने वर्ण हो गया, स्वाद, ये पूरों को हम जानकर, ये पूरों को जानकर उनके गुणों को निर्धारित करके उन गुणों से उस पदार्थ को पहचानते हैं। समझ में आया? समझ में आया? फिर से लेते हैं। देखो अब यहाँ पर, यहाँ जो हमने स्लाइड ली उसी आधार से समझते हैं। लाल पीला हरा, तो जो मैंगो का पिक्चर दिया गया है उसमें लाल है कि नहीं, हरा दिख रहा है कि नहीं, पीला है कि नहीं, तो क्या हुआ कि लाल पीला हरा जो दिख रहा है वो क्या होगा? कलर। तो लाल पीला हरा से हमने कलर को डिसाइड किया, और वो कलर किस में पाया जाता है? कलर जो गुण है, हमने पढ़ा ना गुणों के विशेष को, द्रव्यों के में कौन से गुण होते हैं। तो ये जो कलर गुण है ये किस द्रव्य में पाया जाता है? तो कहा पुद्गल में पाया जाता है। तो हमने क्या निर्णय किया कि पुद्गल मतलब आम, पुद्गल तो बहुत सारे होते हैं ना, तो हम तो 6 द्रव्यों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमने वहां पर
पुद्गल लिया, तो पहले हमने पर्यायों से गुण को निश्चित किया और गुणों से द्रव्य को निश्चित किया। ध्यान में आया? तो गुणों को बताने वाला पर्याय होता है। हम पर्याय के आधार से गुणों को जानते हैं, तो गुण के कार्य जो पर्याय हैं, उस पर्याय से हमने गुणों को जाना और उस गुण से हमने द्रव्य को निश्चित किया। ये क्या है? ये हाथ में हमारे क्या है? पेंसिल या पेन, बरोबर है। अब ये पेन है, कैसे मालूम पड़ा? कि दुबली पतली है, हम इसे लिख सकते हैं। तो हमने इसका पहले हमने देखा कि ये क्या है, कि कलर है, शेप है, साइज है, इसे हमने निर्धारित किया। तो पहले हमने पर्यायों को देखा, पर्यायों को देखकर हमने गुणों को निश्चित किया और गुण से हमने द्रव्य को निश्चित किया। तो ध्यान में आया पर्याय क्यों इंपॉर्टेंट है? कि पर्यायों के बिना हम गुण निश्चित कर ही नहीं पाते, इसलिए पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जितने भी वस्तुओं को जानते, देखते और समझते हैं, हम निश्चित करते हैं, वो हम पर्यायों को जानकर करते हैं। पहले पर्यायों को जानते हैं, उस पर्यायों से हम गुणों को निर्धारित करते हैं और गुण से हमने द्रव्यों को निर्धारित किया। सभी को ध्यान में आया? बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ये तीनों ही एक ही लाइन में आते हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य को, गुण को और पर्यायों को उस रूप जानकर हम भगवान आत्मा बन सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। इसीलिए इस विषय को लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। चलिए, अभी इसमें किसी को डाउट है? यहां तक किसी को कोई प्रश्न खड़ा हो रहा है तो कोई पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे के विषय की ओर बढ़ते हैं। कोई किसी को प्रश्न हो तो हम वेट कर लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विषय था कि पर्यायों के द्वारा गुणों को निर्धारित किया जाता है। पर्याय माने कार्य, कार्य के द्वारा क्वालिटी को निश्चित किया जाता है और क्वालिटी से द्रव्य को, द्रव्य या कहो पदार्थ करो या सब्सटेंस कहो। सब्सटेंस को जानने के लिए गुणों को जानना जरूरी है और गुणों को जानने के लिए पर्याय को जानना जरूरी है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा तो एरो मार्क उल्टे तरफ जा रहे हैं। द्रव्य से गुण होते हैं, गुणों से पर्याय होते हैं। देखा आपने? कभी ध्यान दिया कि एरो उल्टे क्यों चल रहे हैं? एरो नीचे की तरफ होता है कि ऊपर की तरफ होता है? ध्यान में आ रहा है? जानने के समय में हम पर्याय से गुणों को जानेंगे और गुणों से द्रव्य को निश्चित करेंगे। पर व्यवस्था कैसी है कि द्रव्य में गुण होते हैं और गुणों की पर्याय होती है। ध्यान में आया? व्यवस्था कैसी है? द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय होती है। पर जानने के समय, वस्तु को डिसाइड करते समय हम रिवर्स में जाते हैं। पहले हम पर्याय को समझते हैं, पर्याय से हम गुणों को निश्चित करते हैं और गुणों से फिर हम द्रव्य को करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। मुझे लगता है ये इतना विषय बहुत क्लियर हो गया होगा। अभी हम पर्यायों के भेदों को जानते हैं। ये भी जो हमने जो लास्ट में जो पढ़ा था ना, गुण विकारा पर्याय, इसका आधा भाग था पहले वाला, उसका सेकंड भाग ये है। ते द्वेधा अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात। वे पर्याय दो प्रकार की हैं। कौन सी पर्याय? कि जो हमने पढ़ा था ना कि गुण विकारा, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। वे पर्याय दो प्रकार के होते हैं। वह पर्याय, ते माने वह पर्याय, द्विधा माने दो प्रकार, अर्थ माने अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय माने व्यंजन पर्याय, भेदात माने भेद से। यह आलाप पद्धति के 15वां सूत्र से लिया गया है। अब इसी 15वें सूत्र में विशेषार्थ कहते हैं, जिसमें हम अर्थ एक सामान्य ले लेते हैं। अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय की विशेष चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम इस क्लास में व्यंजन पर्याय की कक्षा का विशेष चर्चा करेंगे, पर सामान्य अर्थ देख लेते हैं। द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के अलावा बाकी के संपूर्ण गुणों के विशेष कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। देखो, दो प्रकार के पर्याय कहे ना, तो दो प्रकार के पर्यायों को समझने के लिए सिंपल है कि जो अर्थ पर्याय होती है, जैसे द्रव्य में कितने गुण हो गए? द्रव्य में कितने गुण है? अनंत गुण है। तो उन अनंत गुणों में से एक गुण को निकालना है। कौन से गुण को निकालना है? प्रदेशत्व गुण। देखो, दोनों ही परिभाषा में एक प्रदेशत्व गुण है। ध्यान में वहां अंडरलाइन कर रहे हैं अभी टीचर, देखिए, द्रव्य के प्रदेशत्व गुण। तो अनंत गुणों में से एक प्रदेशत्व गुण को निकाल देना, खाली एक मात्र प्रदेशत्व गुण को निकाल देना।
तो बाकी के जितने भी गुण हैं उनके कार्य को, परिणमन को अर्थ पर्याय कहेंगे। सिंपल। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी अनंत गुण जितने भी हैं द्रव्य में, उनके परिणमन कार्य को अर्थ पर्याय कहेंगे। और व्यंजन पर्याय किसे कहेंगे? कि मात्र प्रदेशत्व गुण के विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहेंगे। कितना सरल है। द्रव्य में अनंत गुण है और अनंत गुणों में से एक को माइनस कर दो, प्रदेशत्व गुण को, और जितने बचे वे कार्य, जितने बचे गुण उनके कार्य को अर्थ पर्याय, और एक प्रदेशत्व गुण के कार्य को हम कहेंगे व्यंजन पर्याय। ध्यान में आया? इतना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। व्यंजन पर्याय में प्रदेशत्व गुण का कार्य, अर्थ पर्याय में बाकी सब जितने भी गुण होंगे, अनंत 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 जितने भी गुण होंगे वो सब एक ही जगह आ गए। चलिए, एक ये हो गया। अब इनके भी दो भेद बताए कि अर्थ पर्याय भी और व्यंजन पर्याय भी दो दो प्रकार के हैं। हमने परिभाषा जब पर्याय की देखी थी ना, तो वहां पर कहा था स्वभाव विभाव। पर्याय के दो भेद होते हैं कि स्वभाव रूप से परिणमन होना और विभाव रूप से परिणमन होना। तो इसी प्रकार इन दो पर्यायों के भी दो भेद बताए, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय सूक्ष्म है क्योंकि अनंत गुणों को बताती है, क्षणवर्ती है माने समय मात्र की है। वचन अगोचर है, हम कह नहीं सकते। अनंत गुणों के बखान कोई कर सकता है क्या? अनंत को पढ़ सकते हैं, हम तो संख्या याद नहीं कर सकते, तो अनंत कहां से करेंगे? इसलिए वचन अगोचर है और ज्ञान का विषय है, क्योंकि ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकता है, इसीलिए वो ज्ञान का विषय है। और व्यंजन पर्याय स्थूल है। स्थूल है माने क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना। अभी ये देखा, एक मोबाइल है, तो ये जो मोबाइल है, ये शेप देखकर हम इसका है ना निर्धारित कर सकते हैं कि ये मोबाइल है। तो वैसे ही शेप, प्रदेशत्व गुण माने शेप, आकार। तो व्यंजन पर्याय आकारों को निर्धारित करता है, आकार माने शेप्स। तो शेप क्या होता है? वो स्थूल होता है, दिखता है। दिखता है माने कुछ अमूर्तिक होते हैं, कुछ मूर्तिक होते हैं, लेकिन सभी के आकार होते हैं। जो जीव है वो दिखता नहीं है, उसमें वर्ण गुण नहीं है, फिर भी उसका आकार होता है। तो उसे, वो जो आकार है ना प्रदेशत्व गुण का, तो उस आकार को स्थूल कहा है। तो स्थूल है, चिरस्थायी है, हमेशा टिकने वाला है, वचन से कहने लायक है कि उसका आकार का शेप क्या होगा, कितने साइज का होगा, इसलिए वचन गोचर भी है और छद्मस्तों की दृष्टि का विषय भी है। हम जो छद्मस्त है ना, हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। जब तक हमें केवल ज्ञान नहीं है, हमारा ज्ञान कैसा है? अधूरा है। तो अधूरे ज्ञान को छद्मस्त कहते हैं। तो हम छद्मस्तों के भी दृष्टि का विषय यह बनता है। इतना ध्यान में आया? बहुत इजी है, सरल है। इतना ध्यान में आया? कोई प्रश्न है? अर्थ पर्याय माने अनंत पर्याय एक को छोड़कर। व्यंजन पर्याय माने जो एक को छोड़ा था ना, कौन सा? कि प्रदेशत्व गुण। तो प्रदेशत्व गुण के कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। इतना ध्यान में आया? और प्रदेशत्व गुण की चर्चा हमने की है। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? कोई परिभाषा बताएगा? कोई एक, हमने चर्चा की है, कोई एक इसका प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? कोई हैंड रेज करने को तैयार है? प्रदेशत्व गुण एक ओके, एक hand raise जैक होगा। भाई हम आपको लेते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जय जिनेन्द्र भाई साहब, बताइए। द्रव्य के जिस गुण से उसका कोई ना कोई आकार आकार होता है उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि जिस गुण से, धन्यवाद, जिस गुण के कोई ना कोई आकार हो। ध्यान में क्या कहते हैं कि प्रदेशत्व गुण माने क्या? कि कोई ना कोई द्रव्य का आकार हमेशा रहे, कोई ना कोई, मतलब 6 द्रव्यों के प्रदेशत्व गुण सामान्य गुण है ना, 6 सामान्य गुण में प्रदेशत्व गुण आता है ना, तो ये सामान्य गुण है। तो 6 द्रव्यों में प्रदेशत्व गुण पाया जाता है। और प्रदेशत्व गुण का मीनिंग क्या है? कि द्रव्य का कोई ना कोई आकार माने शेप होना चाहिए। तो उस आकार को व्यंजन पर्याय कहेंगे, उस प्रदेशत्व गुण के परिणमन कार्य को व्यंजन पर्याय कहेंगे, और उस प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी सबको हम क्या कहेंगे? अर्थ पर्याय। ठीक है, इतना ध्यान में आ गया?
क्योंकि अनंत अर्थ पर्याय होती हैं, कुछ दिखती हैं, कुछ गुण नहीं दिखते, इसलिए वो अवचन गोचर है, सूक्ष्म है, क्षणवर्ती हैं। और ये आकार जो है हमें समझ में आता है, दिखता है, ध्यान में आता है, इसीलिए वचन गोचर है, स्थिर स्थायी है, स्थूल है। ध्यान में आया? चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो मूल विषय है उसको समझते हैं। आप लगेंगे कि भाई अभी तक तो आपने मूल वस्तु बताई नहीं, पर इसको समझने के लिए आपको पहले जो हमने समझाया ना उसको आप ध्यान में रखोगे तो ये और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब हम समझते हैं व्यंजन पर्याय के भेदों को भी। तो हमने व्यंजन पर्याय को तो समझा कि द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। इतना तो स्पष्ट हो गया, सबको याद हो गया होगा कि व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं कि प्रदेशत्व गुण के विशेष कार्य को हम व्यंजन पर्याय कहते हैं। देखो मेंटीमीटर आने वाला है, सबको इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं हिंट दे दिया हूं कि ऐसे ही प्रश्न सबको आएंगे, बहुत सरल प्रश्न है लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न होंगे। तो प्रदेशत्व गुण के विशेष कार्य को क्या कहते हैं? व्यंजन पर्याय। चलो इतना हमने निश्चित किया, डिसाइड किया। अब इस व्यंजन पर्याय के हमने कितने भेद देखे थे? 2। कितने भेद हैं? 2। स्वभाव रूप, विभाव रूप। स्वभाव माने जैसा उसका स्वभाव है उस रूप कार्य करना वो स्वभाव, और जैसा नहीं है उसके विपरीत कार्य हो उसका नाम विभाव। ध्यान में आया 2 शब्दों का अर्थ? स्वभाव किसे कहना? स्वभाव किसे कहना कि जैसा उसका स्वभाव है उस रूप वो कार्य करे। जैसे स्टूडेंट का कार्य क्या है? स्टूडेंट का स्वभाव क्या होता है? पढ़ना, समझना। और टीचर का कार्य क्या होता है? पढ़ाना। तो ये इनका स्वभाव हो गया। लेकिन टीचर पढ़ाए नहीं और बस क्लास आए और चले जाए, और बच्चे भी क्या करें कि पढ़ाई ना करें और खाली गप्पे मार ले, मस्ती कर लें और स्कूल से वापस आ जाएं, तो क्या होगा? वो उनका स्वभाव होगा क्या? वो स्टूडेंट होंगे क्या? कि नहीं, वो उनका विभाव, उनका कार्य नहीं किया उनने। स्टूडेंट को पढ़ना, स्टूडेंट जब हैं, हम जब स्कूल में रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको बरोबर पढ़ें। जो भी विषय हमारे सामने आता है उसे हमें पढ़ना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। तो उसी प्रकार विभाव क्या हुआ कि उसे विपरीत कार्य करना, उसके ऑपोजिट करना, कि स्कूल में जाके हम पढ़ाई न करके मस्ती करें, धमाल करें, तो उसका क्या हो जाएगा? विभाव। तो इसी प्रकार व्यंजन पर्याय जो है ये भी 2 प्रकार के हैं। अपने स्वरूप कार्य करे तो क्या कहेंगे? स्वरूप कार्य करे तो स्वभाव व्यंजन पर्याय, और विपरीत कार्य करेगा तो क्या कहेंगे? विभाव व्यंजन पर्याय। ध्यान में आया? अब इसको थोड़ा और समझते हैं। देखो परिभाषा देखते हैं। स्वभाव व्यंजन पर्याय परिभाषा: पर निमित्त के संबंध रहित द्रव्य का जो आकार होता है उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे सिद्ध भगवान का आकार। आपको एक फोटो दिख रही है, छोटी सी एक फोटो दिख रही है? हाँ, गोल्ड कलर के प्लेट में एक हॉलो दिख रहा है आपको? हाँ, वे सिद्ध भगवान की प्रतिमा है। प्रतिमा को, आकार को, शेप को, है ना? ये आपने भगवान मंदिर में देखा है ना, बहुत से पुराने जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं ना पहले के, एकदम जिसमें बहुत सारी मूर्तियां होती हैं, तो ऐसे बहुत सारे मंदिरों में हाँ ऐसी प्रतिमा भी छोटी छोटी दिखती हैं जिसमें शेप कट किया जाता है। क्यों शेप कट किया पता है? क्योंकि आत्मा तो मूर्तिक है नहीं। मूर्तिक माने उसमें कोई कलर तो है नहीं, वो दिखता तो है नहीं, तो उसे हम कैसे दिखाएं? तो क्या किया कि वो शरीर आकार को कट करके शेप में उसे हॉलो कर दिया कि भाई शरीर के रूप होगा। अभी आत्मा कितना बड़ा है? अभी जो आत्मा द्रव्य है, जो मैं जीव द्रव्य हूं, वो जीव द्रव्य का आकार क्या होगा कि मैं जो शरीर हूं ना, मेरा जितना शरीर है ना उतना मेरा आकार होगा। ध्यान में आ रहा है कि जीव का आकार कितना? को शरीर जितना। तो कौन सा शरीर? तो अभी जो वर्तमान में जो शरीर है ना, वर्तमान माने प्रेजेंट में जो आपको शरीर मिला है ना, ये शरीर, ये जो शरीर है ना, ये बॉडी,
उसको उसी आकार में होना, हाँ, उसी आकार में कौन है कि जीव भी है। अब वो जो आकार मिला वो स्वभाव रूप है कि विभाव रूप है, तो ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि वो स्वभाव रूप है कि विभाव रूप है। तो क्या कहते हैं कि जो सिद्ध भगवान है ना, उनके तो स्वभाव रूप है। और सेकंड परिभाषा भी पढ़ लेते हैं, विभव व्यंजन पर्याय क्या कहते हैं, पर निमित्त के संबंध से, पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार होता है उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। पर के निमित्त से माने पर साथ में हो, निमित्त माने होना निमित्त माने होना, समझ में आना, करने वाला नहीं। निमित्त का मतलब क्या होता है, होने, रहता है, साथ में खड़ा होता है। जो फ्रेंड होता है ना, फ्रेंड, वो साथ में खड़ा होता है, वो करता कुछ नहीं है। जैसे कोई, हम किसी को होश दिखाने जाते हैं ना, किसी को बताने, तो हम क्या करते हैं, बड़ों को लेके जाते हैं कि सामने वाला हमसे डरे, समझ में आया ना। तो बाजू वाला तो क्या है, जो बाजू में बड़ा खड़ा है वो तो खाली खड़ा है, हम कार्य तो हम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार निमित्त भी बाजू में खड़ा होता है, खाली साथ में रहता है, करता कुछ नहीं है, बस होता है, उसका नाम निमित्त। तो पर निमित्त के संबंध के रहित जो आकार हो वो स्वभाव, और जो पर निमित्त के संबंध के साथ में हो, संबंध माने साथ में रहने वाला, करने वाला नहीं, रहने वाला, उसको कहेंगे विभाव। ख्याल में आया। अभी इसमें दो पिक्चर दिए गए हैं, अब दोनों पिक्चर पे हम कंसंट्रेट करते हैं। तो एक पिक्चर में देव गति का है, एक में मनुष्य गति का है, एक में तिर्यंज गति के हैं जीव, एक में नरक गति के जीव हैं। तो ये जितने भी गति के जीव है ना, चार गति के संसार के जीव, ये सभी जीवों के व्यंजन पर्याय जो हैं, जीव के, हाँ, शरीर के नहीं, पुद्गल के नहीं, शरीर के, कौन से, सॉरी, जीव के, अभी हम जीव की चर्चा कर रहे हैं। तो जीव के जो आकार है ना, आकार, वो कैसे हैं, उस शरीर के रूप हैं, पुद्गल के रूप हैं। तो वो क्या हो गए कि पर निमित्त से होने से वो कैसे हो गए, विभाव व्यंजन पर्याय। ध्यान में आया। तो विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं कि जो अभी हम शरीर है ना, मनुष्य, तो अभी मनुष्य, तो अभी जीव की क्या व्यंजन पर्याय होगी, मनुष्य रूप व्यंजन पर्याय। तो मनुष्य रूप व्यंजन पर्याय इज इक्वल टू विभाव व्यंजन पर्याय। ध्यान में आया, ध्यान में आया। और यही जीव जब मुनि दीक्षा लेकर आत्म ध्यान करके मोक्ष में जाते हैं, तो वहां तो शरीर वरीर कुछ होता नहीं है। जब वहां शरीर नहीं होता तो आकार कैसा होगा, कि अंतिम शरीर रूप आकार होगा। ध्यान में आया, अंतिम शरीर रूप आकार तो होगा, शेप तो होगा, लेकिन शरीर नहीं होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वभाव व्यंजन पर्याय। किसी भी निमित्त के बिना उसका अपना स्वयं का आकार, वो जीव का आकार को हम कहेंगे स्वभाव व्यंजन पर्याय। ध्यान में आया, ध्यान में आया। देखो, स्वभाव व्यंजन पर्याय माने अपने स्वरूप रूप व्यंजन पर्याय होना, अपने स्वरूप रूप। इसमें सभी द्रव्यों के स्वभाव व्यंजन रूप होते हैं। जीव पुद्गल को छोड़कर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इनमें प्रदेशत्व गुण है। प्रदेशत्व गुण है इसीलिए कोई ना कोई आकार होगा, और कोई ना कोई आकार होगा तो वो कौन सा आकार होगा, स्वभाव व्यंजन रूप होगा कि विभाव व्यंजन रूप। तो कहते हैं स्वभाव व्यंजन रूप ही होगा, क्योंकि वहां पर कोई परनिमित्त नहीं है। और जीव पुद्गल में क्या होता है कि जीव और पुद्गल साथ में रहते हैं, साथ में रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते एक दूसरे को, साथ में रहते हैं। तो साथ में रहने से उनका क्या होता है, विभाव व्यंजन पर्याय रूप भी होता है। भी का मतलब स्वभाव रूप भी होता है, विभाव रूप भी होता है। पुद्गल का स्वभाव व्यंजन पर्याय माने परमाणु, और विभाव रूप व्यंजन पर्याय माने स्कंद। और ये शरीर है ना, ये स्कंद रूप है ना, माने अनंत पुद्गलों का पिंड जो है ना, अनंत परमाणुओं का पिंड एक पुद्गल स्कंद, तो ये विभाव व्यंजन रूप हो गया। ध्यान में आया। देखो फिर से समझते हैं। पर निमित्त से 2 मिनट में समाप्त करते हैं, अपना समय हो चुका है और विषय भी अपना कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट करता हूं, एक बार समझ लेते हैं, फिर कोई प्रश्न हो तो लेते हैं।
व्यंजन पर्याय, पर्याय के दो भेद, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। इसमें आज का विषय अपना व्यंजन पर्याय है। व्यंजन पर्याय माने प्रदेशत्व गुण के विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। जो प्रदेशत्व गुण है वो भी व्यंजन पर्याय दो प्रकार का है। कौन सा? स्वभाव रूप, विभाव रूप। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय अर्थात प्रदेशत्व गुण जो है हम में, उसका स्वभाव रूप कार्य होना, उसका नाम स्वभाव व्यंजन पर्याय। जैसे कि सिद्ध द्रव्य, सिद्ध भगवान, हाँ। और उसके बाद में वैभव व्यंजन पर्याय। विभव व्यंजन पर्याय माने क्या कि जीव द्रव्य में जो प्रदेशत्व गुण है या अनंत द्रव्यों में जो प्रदेशत्व गुण है, उसमें अनंत गुणों में से प्रदेशत्व गुण का जो कार्य है वो पर निमित्तक हो जाए। अनंत द्रव्यों में मात्र जीव और पुद्गल को लेना, तो जीव और पुद्गल में जो प्रदेशत्व गुण है उसके पर निमित्त से जो आकार हो उसका नाम विभाव व्यंजन पर्याय। इतना ख्याल में आ गया? तो इस प्रकार व्यंजन पर्याय की हमने चर्चा समझी है। किसी को कोई प्रश्न हो, अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के जो पंडित जी हैं, नितिन जी पंडित जी हैं, वे अपना विषय आगे विशेष लेंगे। किसी को अपना कोई प्रश्न हो? चलिए, नितिन जी पंडित जी हमारे सामने हैं, वे अभी विशेष चर्चा 10 मिनट के लिए लेंगे। धन्यवाद नयन भाई। सभी सहधर्मी मुमुक्षु भाई बहनों को मेरा जिनेन्द्र है। सोनगढ़ में वो कदाच नेट मिले ना मिले, आज का जो विषय है वो हमें जो भी क्लास अटेंड करते हैं उसमें हमें जो भी बात आती है उसकी हमें नोंद करनी चाहिए। आपको मालूम होगा 3-4 क्लास के बाद एक बार निश्चित भाई ये बाबत बच्चों को कहते हैं कि आप आज का विषय है, बहुत अच्छा विषय है, आप उसका नोट डाउन कर लेना। बहुत बार ये निश्चित भाई एक बात करते हैं, बात सही है, क्योंकि हम जो क्लास में पढ़ते हैं वो सामान्य तौर से वो उसमें से 90% विस्मृत हो जाता है। आज दोपहर में नयन भाई ने जो पर्याय के बारे में क्लास लिया, अगर कल सुबह हम किसी को पूछेंगे, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, कि भाई एक नयन भाई टीचर ने जो बात बताई पर्याय के बाबत में, उसने जो 40 मिनट का क्लास लिया है उसमें कौन सी बाबत बताई है, तो हमें शायद 80-90% विस्मृत हो जाता है, हमें याद नहीं रहता कि कौन सी बाबत आई थी। तो इसीलिए हमें जो भी क्लास अटेंड करते हैं उसमें हमें अपने पास एक नोटबुक और पेन रखनी चाहिए और जो विषय चलता है उसकी हमें नोंद करनी चाहिए। देखो एक दृष्टांत मैं देता हूँ। माता जी थे हमारा, भगवती माता, उसको लिखने की बहुत अच्छी टेव थी। वो गुरुदेव का प्रवचन लिखते थे। एक बार माता जी का बड़ा भाई वजू भाई साहेब भावनगर थे, उसकी सर्विस वहां थी और माता जी उसके घर था भावनगर में। गुरुदेव का विहार हुआ भावनगर और माता जी के घर वो आहार के लिए गए थे। बाद में वापस आने के बाद गुरुदेव ने दास भाई ने बताया, दास भाई साथ में थे, कि बेन संस्कारी है, ऐसा बोला। उसी समय दास भाई ने ऐसा बोला कि गुरुदेव जो बेन है वो आपका सभी प्रवचन लिखते हैं, घर अभी जो सुनते हैं और घर जाकर आपके जो बाबत आपके प्रवचन में आई है वो लिखते हैं। और गुजराती में ये बात बताई कि ये माताजी जे लखे छे एमां कोई पण भाव मरडाता नथी, एवा शब्द वापर्या, कोई पण भाव मरडाता नथी। अर्थात आपका जो आशय है वो यथार्थ आशय रूप वो लिखते हैं, उनमें आशय में कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये माताजी को लिखने की आदत थी। गुरुदेव का जो प्रवचन सुनते थे घर पे आकर फिर वो गुरुदेव ने आज कौन सी बाबत बताई है, प्रवचन में क्या आया है, वो लिखते थे। तो हमें भी जो भी क्लास हम अटेंड करते हैं तो उसमें हमें जो मुद्दा आता है
उसकी हमें नोंद करनी चाहिए, कारण के नहीं तो हमें जो बाबत समझ में आई है, सीखी है, वो समयांतरे वो विस्मृत हो जाती है, हमें याद नहीं रहती है। तो ये हमें करनी चाहिए। उसका फायदा कि मैं बहुत शॉर्ट में उसका 5-6 मुद्दा मैंने लिखा है, तो मैं बताता हूँ। एक तो पहले जो बाबत हम नोंद करते हैं, तो उसका फायदा ये है कि आज का क्लास चला, उसमें जो नयन भाई ने पर्याय के बाबत में बात की, उसमें व्यंजन पर्याय के बाबत में बात की, उसकी नोंद की है, तो भविष्य में हमें उसको रिफर कर सकते हैं कि भाई ये क्लास में नयन सर ने ये बात बताई थी, उसकी पर्याय की ये परिभाषा बताई थी, उसका दृष्टांत, आम का दृष्टांत दिया था, और उसके व्यंजन पर्याय के बाबत में ये बात बताई थी। तो हमें भविष्य में 2-3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार हम रिफर कर सकते हैं, और रिफर करते हैं तो हमें उसके ज्यादा लाभ मिलता है, हमें दृढ़ीकरण होता है। दूसरी बात कि रिफर करने से डर होता है। दूसरी बाबत ये है कि जो हम लगते हैं, मात्र सुनने से जितना लाभ होता है, इससे ज्यादा लाभ लिखने से होता है। अगर हम जो बात आती है उसमें हम लिखते हैं, तो वो हमें जल्दी याद रह जाती है। और दूसरा उसका फायदा ये है कि लिखने से हमें ये बात याद भी जल्दी ले जाती है। तीसरी बाबत ये है कि जो बाबत की नोंद की है, उसका हम 2-3-4 बार, एक बार रिफर करें, फिर 10-12 दिन बाद एक बार फिर रिफर करें, फिर एक बार रिफर करें, तो 5-6 दिन के अंतर में उसका वारंवार हम रिफर करते हैं, तो वो बाबत धारणा ज्ञान में तो आती है, लेकिन उससे भी आगे ये हृदयगत पना होता है। तो हमारा जो ये आशय है, हमें जो जी वो पाठशाला भणते हैं, जो अभ्यास करते हैं, उसका आशय ये है कि शास्त्र को हमें जानना है, गुरुदेव का प्रवचन का आशय जानना है, और हमारा जीवन में उसको उतारना है। तो अगर हम दृढ़ीकरण होता है, उसका हृदयगत पना होता है, तो ही हमारा आचरण में आता है, तो वो बाबत भी उससे लिखने से होती है। दूसरी बाबत ये है कि लिखने से कंटिन्यूटी जरूर रहती है कि भाई आज ये पर्याय की बात आई है, इसके आगे का जो क्लास चला है उसमें द्रव्य और गुण की बात आई थी। हमारा द्रव्य गुण पर्याय का विषय चलता है, तो अगाउ जो भी टीचर आए थे उसने द्रव्य गुण की बात की है, तो द्रव्य की व्याख्या की, उसका प्रकार किया, उसका विशेष सामान्य गुण बताया, गुण के बारे में बात की। तो द्रव्य गुण की बात तो हमें सीखी, आज का विषय वो मैं पर्याय के बाबत में हमें सीखा है। लेकिन अगर हमें द्रव्य गुण के बारे में कोई नोंद नहीं की होगी, तो आज का विषय हम पर्याय का हमें सुना, लेकिन वो पर्याय का पूरा जो उसका हेतु, उसका आशय जो हम जानना चाहिए, जो हम जानना जरूरी है हमारे लिए, वो हम नहीं जान सकते, क्योंकि द्रव्य गुण के बारे में हमें पूरा अभ्यास नहीं है। जो हमें सीखा था वो तो विस्मृत हो गया है, तो उसके बारे में हमें पूरा कोई बाबत ख्याल नहीं है, तो उसके अनुसंधान में जो पर्याय की बाबत आती है वो भी हमें अच्छी तरह से हम समझ नहीं पाएंगे। तो अगाउ का अगर द्रव्य गुण के बारे में हम उसकी नोंद होती, तो हम द्रव्य गुण के आधार पर हम पर्याय भी क्या चीज है, द्रव्य गुण से वो भेद है, अभेद है, तो उसकी हम जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद लिखने से एक बाबत ये होती है कि अति महत्व की बाबत आती। कोई बार हम शास्त्र पढ़ते हैं, गुरुदेव के प्रवचन जो सुनते हैं, कई बार हम ये पाठशाला के क्लास लेते में अटेंड करते हैं, तो कई कई बार टीचर्स के द्वारा ऐसी बात आती है जो हमारे लिए बहुत ही महत्व की होती है, बहुत ही अगत्य की होती है, कि जिसके जो बाबत भविष्य में हमें बहुत लाभ का कारण हो सकती है, ऐसी हो सकती है। तो वो बाबत अगर हम एक अलग से उसकी नोंद रखें और उसके वारंवार उसका रिफर करें, तो वो हमें लाभ का कारण हो सकता है। तो जो महत्व की, अति महत्व की बाबत है, उसकी भी हमें नोंद रखे, तो उससे भी हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। उसके बाद आज हमें पर्याय की बाबत नयन भाई ने बताई कि भाई पर्याय किसको कहते हैं, उसका अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दो भेद बताया। व्यंजन पर्याय में टीचर ने बताया कि भाई प्रदेशत्व गुण के विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। हमें सुना
ठीक है, आज सुन लिया सभी, लेकिन वो कल सुबह में तो ज्यादातर विस्मृत हो जाएगा। अगर हमें लिखते होगे तो हमें ये प्रश्न होता कि भाई नयन भाई ने आज एक बात बताई कि प्रदेशत्व गुण के विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं, तो यहाँ ये सामान्य गुण में प्रदेशत्व गुण को क्यों लिया, या अस्तित्व गुण का विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय क्यों नहीं लिया? तो वो हमें प्रश्न उठता है अगर लिखा होता तो, कि भाई ये प्रदेशत्व गुण हमें लिखा, लेकिन प्रदेशत्व गुण क्यों लिया, अस्तित्व गुण क्यों नहीं लिया? तो वो प्रश्न में होता है। जो अगर ये प्रश्न होता तो बाद के सेशन में हम ये पूछ सकते हैं कि भाई लास्ट सेशन में जो प्रदेशत्व गुण का विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय बताया, लेकिन वो अस्तित्व गुण को क्यों नहीं बताया? तो वो प्रश्न हम पूछ सकते हैं, उसका हम जवाब भी हम ले सकते हैं, हमारा समाधान हो सकता है। और उसके बाद एक बात ये भी हो सकती है कि अगर जो हम नोटबुक रखते हैं, जो हम नोंद करते हैं, उसकी नोट रखते हैं, तो दूसरा कोई अगर हो तो उसको हम ये देते हैं तो उसको भी वो लाभ का कारण हो सकता है। मेरे पास द्रव्य गुण पर्याय की पूरी बाबत का नोंद हो, हमें तो लाभ का कारण है, वो तो निश्चित है, लेकिन हमारा अलावा दूसरा कोई मांगे अगर कोई भाई हमें हमारे पास तो ये बाबत है नहीं, हमें नोंद नहीं की, आपके पास है तो हम दो, हम देते हैं तो उसको भी वो लाभ का कारण हो सकता है। तो ये छोटे बड़े सभी सभी लोगों ने जो भी क्लास हम अटेंड करते हैं उसमें अवश्यपणे नोंद करनी चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर से हम सुनते हैं, सुन के समय हमें अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो विस्मृत हो जाता है। तो हमें याद रखना है, वो सीखना है, उससे आगे बढ़ना है, और उसके अनुसंधान में जो जो विषय चलता है उसकी जानकारी हमें लेनी है। तो अगाऊ के विषय की पूरी जानकारी अगर होगी तो ही उसके बाद का विषय की जानकारी हम ले सकते हैं। द्रव्य गुण के बारे में अगर पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, हमें सुनना है लेकिन नोंद नहीं की है, तो बहुत ही बाबत विस्मृत हो गई होगी। और आज जो पर्याय की बाबत चली तो उसमें पर्याय की बाबत पूरी हम समझ नहीं पाएंगे। तो वो उसी के कारण जो भी हम क्लास में अटेंड करते हैं तो उसमें हमें छोटे बड़े सभी लोगों ने एक नोट करना चाहिए, उसका फॉलोअप करना चाहिए, कि जिससे हमें वो लाभ का कारण हो सके। जय जिनेन्द्र। जय जय नितिन भाई, बहुत अच्छा विषय आपने लिया, इसके लिए खूब धन्यवाद। हम बारंबार हर क्लास में रिपीटेडली हम बोलते हैं सभी बच्चों को, सिर्फ बच्चों को नहीं बड़ों को भी बोलते हैं कि जिन्हें स्वाध्याय में रस है और जिन्हें समझना है वो जरूर इस पॉइंट को नोट करें, और जहां तक हो सका पेंसिल से लिखे। और कई बार ऐसा होता है कि शास्त्र पे लोग पेन से लिखते हैं, उसकी भी हमें निंदा करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र हमारे आगम है, जिनवानी है, हमें सिर्फ नोट पैड पे ही लिखना चाहिए। तो एक पेंसिल और नोट पैड कभी भी रहे हमारे साथ, हमें कभी भी रेफरेंस पॉइंट मिलता है, हम वापस कभी इसको रिकॉल करते हैं, रीचेक कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया, जब नयन भाई का क्लास चल रहा था तो हमें अच्छा दिखता है कि हाँ हमें तो सब समझ में आ गया, बारंबार पूछ रहे थे कि समझ में आया, किसी को कोई प्रश्न है, तो सबको ऐसा दिखता है कि हमें तो कोई प्रश्न ही नहीं, हमको तो सब कुछ समझ में आ गया। और आपने बहुत अच्छी बात बोली, अगर वही सवाल हम कल सुबह पूछेंगे तो 80-90% लोगों को ख्याल भी नहीं होगा कि क्या टॉपिक था। आपने बहुत सही बोला। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, सभी मुमुक्षु से, सभी प्यारे बच्चों से, कि हर क्लास को आप नोटपैड और पेंसिल लेके बैठे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें। धन्यवाद नितिन भाई, बहुत अच्छा सा टॉपिक आपने आज लिया हमारे लिए, लाभदायक का कारण है सभी के लिए। चलो हम शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सभी का फेवरेट मेंटीमीटर राउंड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेंटीमीटर राउंड की ओर आगे बढ़े और हम इसकी शुरुआत करें। जय जिनेन्द्र सभी को। मेंटीमीटर की लिंक चैट बॉक्स पे डाली गई है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। Rules are the same. Every question has 30 seconds timer. Fastest finger first will get the highest marks. और अब आप अपना नाम, एज, मंडल और सिटी लिख सकते हैं।
हम 5 सेकंड के लिए और वेट करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 1, पर्याय के कितने भेद होते हैं? योर ऑप्शंस आर 3, 2, 4 या नन। आज की क्लास में टीचर ने विशेष रूप से बताया था कि पर्याय के कितने भेद होते हैं। बहुत बढ़िया, सभी ने वोटिंग कर दी जल्दी से, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, 10 people have given the right हाँ, answer. एक को छोड़ के बाकी सबके जवाब सही हैं, बहुत बढ़िया। Yes, the right answer is option number B, 2. पर्याय के 2 भेद होते हैं। Coming to question number 2, आज के मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया? ऑप्शन से श्री आदिनाथ भगवान, ऑप्शन बी श्री महावीर भगवान, ऑप्शन सी श्री देवसेन आचार्य या ऑप्शन डी श्री सिमंदर भगवान। आज के क्लास में सर ने बहुत स्पष्टता से इसका जवाब दिया था कि हम मंगलाचरण में कौन से भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। आई एम श्योर आप सभी ने अगर ध्यान से सुना देखा तो आपको सही जवाब मिल जाएगा उसका। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। सो 4 people have given the right answer and the right answer is option number B, Shri Mahavir Bhagwan. Coming to question number 3. प्रत्येक द्रव्य की कितनी पर्याय होती है? ऑप्शन से ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी असंख्य या ऑप्शन डी संख्यात। सभी ने वोटिंग कर दिया, बढ़िया। एक्सीलेंट, सभी ने 100% सही जवाब सभी का, बहुत यस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अनंत। क्वेश्चन नंबर 4, दशा, हालत, अवस्था, परिणाम, अंश, विकार आदि किसके पर्यायवाची शब्द है? योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी पर्याय, ऑप्शन सी द्रव्य या ऑप्शन डी विश्व। ये जो सारे शब्द है ये किसके सिनोनिम्स है? ओके, 10 people have given the right answer. एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। पर्याय के पर्यायवाची शब्द है वो। Yes, the correct answer is option number B, पर्याय। Coming to the last question, question number 5. सिद्ध भगवान का आकार कौन सी पर्याय कहलाती है? ऑप्शन से ऑप्शन ए स्वभाव अर्थ पर्याय, ऑप्शन बी स्वभाव व्यंजन पर्याय, ऑप्शन सी विभाव अर्थ पर्याय या ऑप्शन डी विभाव व्यंजन पर्याय। आज की क्लास में हमने उसका चित्र को भी राउंड करके बताया बारंबार। नयन भाई ने उसको स्पष्टता दी कि सिद्ध भगवान का आकार जो है उसे क्या कहते हैं, कौन सी कैटेगरी में किया जाता है। वेरी गुड, सबने वोट किया है। Okay, 7 people have given the right answer and the right answer is option B. It is called स्वभाव व्यंजन पर्याय. So coming to the results. ओके, तत्व जामनगर एंड उसके बाद जिने विहान गठानी वसाई दिख रहा है मुझे। फिर उसके Yes. बाद कियाना कोरिया। खैर वो लीडर बोर्ड पे स्कोर्स ऐड होते हैं फास्टेस्ट फिंगर के, हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर में पॉइंट्स ऐड होने के बाद। तत्व 12 जामनगर, जिनई एंड विहान गठानी वसई। फिर कियाना कोरिया 7 years थाने। आगम आगम जैन 13 years शिवपुरी एंड दीक्षा 11 शिवपुरी। बस ये आज के विनर्स है।
सभी विनर्स को धन्यवाद, खूब खूब Congratulations to all the winners. कांग्रेचुलेशंस। नयन भाई, हम जयकारा से क्लास की अंत करते हैं। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध ब्रह्म श्री भगवान तो की जय हो। बोलिए अनंत अनंत आचार्यों की जय हो। बोलिए अनंत अनंत भगवंतों के मार्ग प्रकाशक ग्रंथों के जय हो। जैन धर्म की जय हो। जैन धर्म फाउंडेशन टीम के सभी टीचर्स का सब सभी प्यारे बच्चों को जय जिनेंद्र। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे, क्योंकि अभी 3 दिन के बाद हमारे पूज्य गुरुदेव श्री, हमारे धर्म पिता, उनकी जन्म जयंती शुरू होने वाली है सोनगढ़ से, और सभी मंदिरों में उसका कार्यक्रम होने वाला है। तो ये फ्राइडे क्लास नहीं रहेगी, बट संडे हमारी क्लास जरूर रहेगी। तो नेक्स्ट संडे हमारी जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स की क्लास जारी रहेगी। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।